ऑपरेशन कैक्टस 3 नवंबर साल 1988। अपने नीले समंदर और दूध की तरह सफेद बीचेस के लिए मशहूर मालदीव्स की रातों की नींद उड़ गई जब अचानक से चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। उस रात राजधानी माले की सड़कों पर हाईटेक हथियारों से लैस नकाबपोश हत्यारे खुलेआम घूम रहे थे। कुछ ही वक्त में माले में अफरा तफरी मच गई। माले से दुनिया भर में फोन जाने लगे थे। उन्हीं में से एक कॉल भारत के विदेश मंत्रालय में मालदीव्स डेस्क के इंचार्ज जॉइंट सेक्रेटरी कुलदीप सहदेव के पास भी बजा। मालदीव्स संकट में था और भारत से मिलिट्री एक्शन की मदद मांगी जा रही थी। कुछ ही देर में दिल्ली हरकत में आ गई थी। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने सेना को मालदीव्स में ऑपरेशन पर जाने के आदेश दे दिए थे। मालदीव्स को संकट से निकालने के लिए अभियान चलाया गया और इस अभियान का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसकी तारीफ दुनिया भर में हुई। भारतीय सेना ने दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। तो आखिर क्या थी इस ऑपरेशन कैक्टस की पूरी कहानी? मालदीव्स में ऐसा क्या हुआ था कि उसे मदद की जरूरत पड़ गई? इस ऑपरेशन में कौन कौन शामिल था और इसे किस तरह से अंजाम दिया गया और इसका क्या परिणाम हुआ? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के बारे में बात करने से पहले मालदीव्स की जियोग्राफिकल लोकेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। जियोग्राफी ऑफ मालदीव्स। दोस्तों, मालदीव्स का नाम तो आप अक्सर सुनते ही रहते होंगे। ये इंडिया के साउथ वेस्टर्न कोस्ट के पास इंडियन ओशन में लोकेटेड छोटी सी आइलैंड कंट्री है। इसे ट्रॉपिकल पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। अपने ट्रॉपिकल आइलैंड्स और वाइट सैंडी बीचेस की वजह से ये टूरिस्ट के लिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस में से एक बन गया है। ये लगभग 1200 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक समूह है, लेकिन इसमें 200 कोरल आइलैंड्स ही रहने लायक हैं और इसकी कैपिटल माले लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है। बता दें कि मालदीव्स आइलैंड्स के कोरल फीचर्स की वजह से ही यहां पर किए गए इंडियन आर्मी के ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कैक्टस रखा गया, क्योंकि ये कोरल्स भी फिजिकल अपीयरेंस में कैक्टस की तरह ही दिखते हैं। वैसे मालदीव्स पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से एशिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। यहाँ की पॉपुलेशन 5.41 लाख है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कंट्री पूरी दुनिया की सबसे लो लाइंग कंट्री है। जी हाँ, समंदर से इसकी ऊंचाई केवल 1.5 मीटर्स ही है, जिसकी वजह से इस कंट्री को क्लाइमेट चेंज से होने वाले सी लेवल राइज से सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ये इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाती है। इंडिया का ज्यादातर सी ट्रेड इसी रूट से होकर जाता है। इसके अलावा इंडियन ओशन में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भी मालदीव्स एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है। ये तो बात हुई मालदीव्स की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उसकी जियोग्राफी की। आगे बढ़ते हैं और मालदीव्स की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री। ये कहानी है भारत की आजादी के 23 साल बाद की, यानी 1965 की, जब मालदीव्स को अंग्रेजों से आजादी मिली। इसके करीब 3 साल बाद एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें जनता ने 800 साल पुरानी राजशाही का अंत करते हुए लोकतंत्र को चुना। इब्राहिम नासिर मालदीव्स के पहले राष्ट्रपति बने। हालांकि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ इब्राहिम नासिर को राष्ट्रपति बनाया था, नासिर उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। नासिर ने देश का पैसा विकास में न लगाकर गलत कामों में लगाया। मालदीव्स के लोगों ने और विपक्षी पार्टियों ने नासिर का विरोध करना शुरू किया। राजनीतिक विवाद और फिर आर्थिक मसलों ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि नासिर देश का पैसा लेकर सिंगापुर भाग गए। जिसके बाद 1978 में यहां इलेक्शंस हुए और जनता द्वारा अब्दुल गयूम मालदीव्स के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। अब्दुल गयूम 1978 से लेकर 2008 तक, यानी 30 सालों तक मालदीव्स के राष्ट्रपति रहे। हालांकि 30 सालों का ये सफर उनके लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल सत्ता में आने के कुछ समय बाद ही उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की साजिश होने लगी थी। इसकी पहली कोशिश 1980 में की गई, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई। फिर दूसरा षड्यंत्र 1983 में किया गया, लेकिन एक बार फिर ये कोशिश भी नाकामयाब रही। इसके बाद तीसरी साजिश रची गई 1988 में। तीसरी बार की साजिश बहुत बड़े लेवल और बहुत स्ट्रांग प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट की गई थी। इसमें प्रेसिडेंट को डायरेक्ट टारगेट किया गया था। उनकी जान बस बाल बाल ही बच पाई थी और इसका क्रेडिट जाता है इंडियन मिलिट्री के ऑपरेशन कैक्टस को। तो आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में ऑपरेशन कैक्टस की शुरुआत हुई। बैकग्राउंड ऑफ ऑपरेशन कैक्टस। दोस्तों, ये बात है साल 1988 के नवंबर महीने की। 3 नवंबर 1988 की सुबह मालदीव्स के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम एक सरकारी दौरे पर भारत के लिए निकलने वाले थे।
उनको लाने के लिए एक भारतीय विमान दिल्ली से माले के लिए उड़ान भर चुका था। अभी वो आधे रास्ते में ही था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक इलेक्शन के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है। राजीव गांधी ने गयूम से बात कर तय किया कि वो कभी और भारत आए। भारत दौरा टल जाने से गयूम को दुख तो जरूर होता है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके इस दौरे के रद्द होने से और भी लोग हैं जो शायद उनसे भी ज्यादा दुखी हैं। जी हां, और वो थे इनके खिलाफ साजिश करने वालों का समूह। दरअसल उनका प्लान था कि गयूम की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया जाएगा और मालदीव्स पर कब्जा कर लिया जाएगा। दौरा रद्द होने से ये प्लान फेल होता नजर आ रहा था, लेकिन गयूम के खिलाफ विद्रोह की प्लानिंग करने वाले श्रीलंकन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम यानी प्लोटे के नेता महेश्वरन और व्यापारी अब्दुल्ला लतूफी और उनके साथी सिक्का अहमद इस्माइल मानिक ने तय किया कि बगावत को रोका नहीं जाएगा। इन सब के पीछे था इब्राहिम नासिर। जी हां, मालदीव्स के पहले राष्ट्रपति। नासिर देश से चले तो गए, लेकिन मालदीव्स को डोमिनेट करने का उनका सपना नहीं गया। लतूफी नासिर का पुराना साथी था, जबकि महेश्वरन कभी एलटीटीई प्रमुख प्रभाकरन का लेफ्टिनेंट हुआ करता था। इन सबकी पहले प्लानिंग ये थी कि विद्रोह के समय गयूम माले में न हो। इसके लिए पहले ही प्लोटे के 200 टेररिस्ट्स मालदीव्स पहुंच गए थे। ये उग्रवादी मालदीव्स में टूरिस्ट के भेष में स्पीड बोट्स के जरिए पहुंचे थे। इस वक्त मालदीव्स में भारत के हाई कमिश्नर थे AK बैनर्जी। वो पहले ही गयूम की यात्रा को लेकर दिल्ली पहुंच चुके थे। इन टेररिस्ट्स ने आते ही माले की सभी मेजर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक एक करके सभी एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, टेलीविजन स्टेशन, रेडियो स्टेशन और पूरी कैपिटल सिटी पर कब्जा कर लिया। मिलिटेंट्स का मेन मकसद प्रेसिडेंशियल पैलेस तक पहुंचना था। प्रेसिडेंट गयूम तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी। खतरे को देखते हुए मालदीव्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने प्रेसिडेंट को डिफेंस मिनिस्टर के घर पहुंचा दिया। बाद में उनको एक सेफ बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन इस दौरान मालदीव्स के एजुकेशन मिनिस्टर को विद्रोहियों ने बंदी बना लिया और टेररिस्ट ने पूरे प्रेसिडेंशियल पैलेस को सीज कर लिया। उधर प्रेसिडेंट की टीम ने दूसरे देशों से हेल्प मांगने का डिसीजन लिया। उन्होंने पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, USA, UK और इंडिया को कॉल किया। पाकिस्तान, श्रीलंका और सिंगापुर ने ये कहकर मदद करने से मना कर दिया कि उनके पास सफिशिएंट मिलिट्री नहीं है, और US और ब्रिटेन ने डायरेक्ट इंटरवीन करने से मना कर दिया। इसके अलावा US का नियरेस्ट मिलिट्री बेस इंडियन ओशियन में मौजूद डिएगो गार्सिया में था, जहां से मालदीव्स में किसी भी तरह की हेल्प करने के लिए पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाते। अब बच गया इंडिया। इंडिया को जैसे ही ये खबर मिली, वो सुनते ही हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने तुरंत अपने सभी प्लान्स को कैंसिल कर दिया और उसी वक्त इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें आर्मी चीफ, रॉ ऑफिसर्स और बाकी सभी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को बुलाया गया। समय ज्यादा नहीं था, जो करना था वो जल्दी करना था। इसलिए पीएम ने होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम से NSG भेजने को कहा। लेकिन इसी बीच वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सूरी ने अपना फीडबैक देते हुए कहा कि ऑपरेशन में एयरफोर्स की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल VN सिंह ने पीएम को भरोसा दिलाया कि ऑपरेशन के लिए पैराशूट ब्रिगेड सही रहेगी। भारतीय सेना को पहली बार ऐसा टास्क मिला था। टास्क को पूरा करने के लिए मालदीव्स के बारे में पूरी जानकारी जुटानी थी। कोइंसिडेंटली मालदीव्स में एम्बेसडर रह चुके AK बैनर्जी उस वक्त दिल्ली में ही थे। वो शाम 4 बजे ही दिल्ली से आगरा पहुंच गए, क्योंकि इंडियन आर्मी की पैराशूट ब्रिगेड का हेडक्वार्टर्स आगरा में ही था। ऑपरेशन की शुरुआती तैयारी में उन्होंने बहुत हेल्प की। इंडिया के लिए एक मुश्किल ये थी कि उनके पास मालदीव्स का मैप नहीं था। ऐसे में कहीं से कॉफी टेबल बुक, कुछ टूरिस्ट मैप से इंफॉर्मेशन जुटाई गई। पहले प्लान बनाया गया कि सोल्जर्स प्लेन से पैरा ड्रॉपिंग करेंगे, लेकिन जब 50 पैरा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस प्लान को उसी वक्त मना कर दिया। वजह मालदीव्स में बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स का होना और पैरा ड्रॉपिंग के दौरान हवा सोल्जर्स को कहीं दूर ले जा सकती है। इधर विदेश मंत्रालय से लगातार मालदीव्स के अपडेट आ रहे थे, जिससे पता चला कि माले एयरपोर्ट पूरे तरीके से मिलिटेंट्स के कब्जे में है। जिसके बाद मालदीव्स पहुंचने का एक ही रास्ता बच गया था, और वो था हुलहुले आइलैंड। दोस्तों, हुलहुले आइलैंड माले के नजदीक का ही एक आइलैंड था। सारी सिचुएशन को परखते हुए बहुत कम समय में इंडिया ने प्लान बनाया, पैराट्रूपर्स को तैयार किया गया और शुरू हुआ ऑपरेशन कैक्टस। इवेंट्स ड्यूरिंग ऑपरेशन कैक्टस। ये ऑपरेशन 3 नवंबर 1988 की रात को शुरू होता है। इसके लिए ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा के कमांड में इंडियन पैरा कमांडोज आगरा एयरफोर्स स्टेशन से निकलते हैं। ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा आगरा में 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड के कमांडर थे। उनके पास 3 पैराशूट बटालियंस थी,
3, 6 एंड 7 पैरा। उन्होंने 6 पैरा को लीड बटालियन के रूप में और 3 पैरा को बैकअप के रूप में रखा। ये लोग आगरा से नॉन स्टॉप उड़ान भरकर लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रेसिडेंट गयूम द्वारा मदद की गुहार के बस 9 घंटों के अंदर इंडियन मिलिट्री उनको बचाने के लिए मालदीव्स की धरती पर पहुंच गई थी। खैर, प्लान के मुताबिक सोल्जर्स मालदीव्स के लिए उड़ान भर चुके थे। उस 5 घंटे की यात्रा में ऑपरेशन की प्लानिंग की गई। सोल्जर्स के पास 70 to 80 पैराशूट्स थे। प्लानिंग थी कि जरूरत पड़ने पर पहले पैराट्रूपर्स जाएंगे, उसके बाद प्लेन को लैंड किया जाएगा। प्लान के मुताबिक ही इंडियन प्लेन्स को हुलहुले एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। उनका अंदाजा सही निकला। मिलिटेंट्स इस आइलैंड पर मौजूद नहीं थे। लैंड करते वक्त रात हो चुकी थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सबसे पहले 2 टीम्स बनाई गई। एक टीम को एयरपोर्ट को सेफ रखने का जिम्मा दिया गया, जबकि दूसरी टीम का काम माले को आजाद करना और मालदीव्स के प्रेसिडेंट को सेफ लाना था। दूसरी टीम लोकल बोट्स का यूज करते हुए माले के लिए निकल जाती है। माले पहुंचते ही टीम 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक टीम प्रेसिडेंट की तलाश में निकली और दूसरी टीम मिलिटेंट्स की तलाश में। आधी रात को माले के मेन कोस्ट सिक्योर्ड हो चुके थे। इंडियन सोल्जर्स सावधानी से एक एक जगह की तलाशी लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ जगहों पर मिलिटेंट्स से सामना हुआ, जिसमें जवानों की जीत हुई। रात के लगभग 2:10 पर टीम उस सेफ हाउस पर पहुंची जहां पर प्रेसिडेंट गयूम को छुपाया गया था। वहां पहुंचते ही प्रेसिडेंट गयूम को सेफली रेस्क्यू किया गया। उनको इंडिया ले जाने की बात की गई, लेकिन उन्होंने इंडिया जाने से मना कर दिया। वो अपने देश को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें नेशनल सर्विस हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा दिया जाए, जो उस वक्त बाकी जगहों से कंपैरेटिवली सेफ जगह थी, और ऐसा ही किया गया। सुबह 4 बजे के आसपास वो नेशनल सर्विस हेडक्वार्टर्स पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रिगेडियर बलसारा से पीएम राजीव गांधी को फोन लगाने को कहा। फोन पर अब्दुल गयूम ने राजीव गांधी को थैंक्स कहकर आभार व्यक्त किया। इस तरह एक रात में ही पासा पलट गया और पूरी कहानी ही बदल गई। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अभी इस मिशन का एक पार्ट ही सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ था। मिलिटेंट्स को खदेड़ना अभी बाकी था। तो आइए देखते हैं उसे कैसे अंजाम दिया गया। इंडियन फोर्सेस वर्सेस मिलिटेंट्स। अब तक मिलिटेंट्स के बाकी सोल्जर्स भी मालदीव्स पहुंच चुके थे। उन्हें इंडियन मिलिट्री की प्रेजेंस का पता चल ही गया था। बस फिर क्या था, इंडियन फोर्सेस ने मिलिटेंट्स पर हमला बोल दिया। आमने सामने की टक्कर शुरू हो गई। मिलिटेंट्स ने जब देखा कि वो इंडियन फोर्स का सामना करने में असमर्थ हैं, तो वो सब कुछ छोड़कर भाग खड़े हुए। कुछ मिलिटेंट्स तो वहीं पकड़े गए जिन्हें इंडियन पैरा कमांडोज ने मालदीव्स सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंप दिया। लेकिन कुछ मिलिटेंट्स ने एक टूरिस्ट बोट को हाईजैक कर लिया और श्रीलंका की तरफ भागने लगे। लेकिन उस वक्त तक इंडियन नेवी भी मालदीव्स में इस ऑपरेशन के लिए निकल चुकी थी। आगे चलकर हाईजैक बोट का सामना हुआ इंडियन नेवी फ्रिगेट्स INS गोदावरी और INS बेतवा से। दोनों के बीच काफी क्लैशेस हुए। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में लगभग 19 मिलिटेंट्स मारे गए। इसके अलावा 2 हॉस्टेजेस की जान चली गई। अब तक आइलैंड से भी सभी मिलिटेंट्स का सफाया कर दिया गया। इसके साथ ही इस कू का मास्टरमाइंड अब्दुल्ला लतूफी भी पकड़ा गया। इसी आखिरी जंग के साथ मालदीव्स पूरी तरह से सेफ था। इंडियन आर्मी की खुफिया जानकारी और इमीडिएट रिस्पांस ने इंडियन ओशन में एक पॉलिटिकल क्राइसिस आने से बचा लिया। प्रेसिडेंट गयूम की रिक्वेस्ट पर इंडियन आर्मी करीब 1 साल वहीं रही, ताकि फिर कोई भारत के दोस्त की ओर आंख उठाकर न देख सके। कंक्लूजन। आजादी के बाद भारत का ये विदेशी धरती पर पहला ऑपरेशन था, जो कि सफल भी रहा। पूरी दुनिया ने भारत के करेज को देखा था। इंडियन आर्मी ने वो किया जिसे करने में दुनिया की सुपर पावर्स ने अपनी इनएबिलिटी को जाहिर कर दिया था, और वो भी इतनी जल्दी, बिना किसी जान माल के नुकसान के। दुनिया ये देखकर दंग थी। भारत के इस इंटरवेंशन को पूरी दुनिया में सराहा गया। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने भारत के एक्शन को अप्रिशिएट करते हुए इसे रीजनल सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा योगदान कहा। हालांकि साउथ एशिया में भारत के कुछ नेबर्स जैसे कि श्रीलंका ने इसका विरोध किया। इस ऑपरेशन के बाद गयूम गवर्नमेंट का सक्सेसफुल रेस्टोरेशन किया गया, जिसके बाद इंडो मालदीवियन रिलेशंस पहले से और ज्यादा मजबूत हो गए। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के स्कॉलर्स के अनुसार तख्ता पलट के इस प्रयास में भारत का इंटरवेंशन काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इसकी एब्सेंस में एक्सटर्नल पावर्स को इंटरफेरेंस करने या मालदीव्स में ठिकाने बनाने का मौका मिल जाता, और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होती। इसलिए राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के जरिए मालदीव्स में इंटरवीन किया। 18 घंटों में पूरा किया गया ये ऑपरेशन आज भी सबसे सफल कमांडो ऑपरेशंस में गिना जाता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।